अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आज मैं पुर्तगाल के हवाले से बात करूंगा कि पुर्तगाल की रेजिडेंसी की क्या ऑप्शन है, पुर्तगाल लीगली आप कैसे जो है मूव कर सकते हैं पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से। क्योंकि यूरोप के हवाले से आपको पता है कि लोगों में बहुत इंटरेस्ट है, लोग यूरोप मूव होना चाहते हैं लेकिन लीगल तरीके से और इलीगल तरीके से कोई भी नहीं जाना चाहता, लीगल तरीके से जाना चाहते हैं और हम भी उसी तरीके से गाइड करते हैं। वैसे तो इंशाल्लाह बहुत सारे और जो है ना ऑप्शंस आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता जाऊंगा यूरोप के हवाले से, क्योंकि यूरोप के अंदर आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज है, तो इनके ऑप्शंस में आपको इंशाल्लाह मुख्तलिफ वीडियोस में आपको आएंगी। अब बात करते हैं पुर्तगाल के हवाले से, क्योंकि पुर्तगाल जितनी भी यूरोप की कंट्रीज है, स्पेशली यूरोपियन यूनियन, तो उसमें पुर्तगाल वाहिद ऐसा कंट्री है कि स्टिल आपको आसानी से रेजिडेंस परमिट देता है और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्रॉम कारोबारी वीज़ा टू डिजिटल नोमैड वीज़ा टू पैसिव इनकम वीज़ा टू स्टूडेंट वीज़ा, मतलब सो मेनी ऑप्शंस रेजिडेंस परमिट आपको देता है। सबसे इकोनॉमिकल तरीका तो ये होता है कि आपके पास कोई भी शेंगन वीज़ा हो तो आप जाके यूरोप जाए, शेंगन एरिया जाए, वहाँ पे लीगल एंट्री करे, फिर वहाँ से पुर्तगाल जाए, यानी जब आपका वीज़ा एक्सपायर ना हुआ हो तो उससे पहले पुर्तगाल जाए और वहाँ पे रहना शुरू कर दे। अपने लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर ले ले, टैक्स नंबर ले ले, वहाँ पे कोई जगह रेंट पे ले ले और फिर रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर दे। तो ये तो सबसे इकोनॉमिकल तरीका है। या वहाँ पे कोई जॉब ढूंढी छोटी मोटी। इस तरीके में क्या है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है और आप अपनी फाइल जो है लॉक करते हैं बेसिकली, या सबमिट करते हैं जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनको, जिसको सेव कहा जाता है वहाँ पे। तो आप क्या करते हो, बेसिकली वेट करते हो, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट जब मिलता है और जब आप फिंगरप्रिंट वगैरह देते हो तो इसमें काफ़ी वहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लोग अप्लाई करते हैं। तो इस नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर आपको क्या है कि तकरीबन 1.5 से 2.5 साल तक वेट करना पड़ता है। आजकल की मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ, आपको वेट करना पड़ता है, फिर जाके आपको 2 साल का रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। ठीक है, उसको आप बाद में रिन्यू भी कर सकते हो और इसी तरह इवेंचुअली जाके अगर आप वहाँ पे पुर्तगाल में आप 5 साल लीगली रहते हो तो फिर पुर्तगाल की नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये अलग बात है कि उसमें फिर और टाइम लग जाता है। तो टोटल कुल मिला के जब आप एंटर होते हो और जब आपको नेशनलिटी मिलती है लीगल तरीके से, अगर आप वहाँ पे रहते हो तो 7-8 साल लग जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि अगर आपको 2-2.5 साल वेट नहीं करना तो पुर्तगाल का कौन सा ऐसा वीज़ा है या ऑप्शन है जिस पे आप जा सकते हो और वो वीज़ा जो है उस वीज़ा पे आपका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बजाय इसके कि 2-2.5 साल आपको लगे तो आपको 6 महीने 7 महीने में आपका जो है ना ये रेजिडेंस परमिट आ जाए और आप जो है वहाँ पे जो है ना वो रेजिडेंस परमिट हासिल करे और अपने फैमिली के साथ वहाँ मूव हो जाए। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, कुछ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है, कुछ कारोबार के ऑप्शंस है, कुछ स्टूडेंट के ऑप्शन है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। वैसे ही इन्होंने नाम रखे हुए डी से स्टार्ट है ये सीरीज, जो पुर्तगाल की जो वीज़ाज है ज़्यादातर वो डी से स्टार्ट है उसकी सीरीज, जैसे D1, D2, D3, D4, D5, D8, D9 तक। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं D1 वीज़ा। क्या है D1 वीज़ा? पुर्तगाल का एक ऐसा वीज़ा है जो इस वक्त भी जो है अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको वहां से किसी ने जॉब पे हायर किया हो, अगर पुर्तगाल से कोई भी बंदा आपको, कोई कंपनी आपको जॉब पे हायर करती है और आपको एक लेटर भेजती है एक्सेप्टेंस का, एक ऑफर भेजती है कि आप हमारे साथ जॉब करो पुर्तगाल में, तो फिर जो है आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते, पुर्तगाल से बाहर अप्लाई कर सकते हो, यानी एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में अप्लाई कर सकते हो D1 वीज़ा के लिए, अगर आपको वहां से किसी ने जॉब ऑफर की हुई है पुर्तगाल से। लेकिन पुर्तगाल में जो कंपनी है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है या दोस्त है या कोई भी है, उस कंपनी ने पहले उसको एडवर्टाइज करना है पुर्तगाल में और इंटरव्यू करना है बंदों को। अगर बंदे उनको वहां नहीं मिलते तब जाके वो आपको ये ऑफर दे सकता है, राइट। तो फिर आप जाओगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लगाओगे, जिसमें मतलब आपका पासपोर्ट और तस्वीर और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और इस तरह के काफ़ी सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, वो सारे देने के बाद और वो जॉब ऑफर लगाएंगे तो फिर आपको ये D1 वीज़ा मिलेगा, जिस पे आप वहाँ पे 2 साल तक रह सकते हो और फिर इसको मजीद रिन्यू कर सकते हो जब आपकी जॉब जारी रहेगी। ठीक है, तो ये D1 वीज़ा है, इसमें आपका रेजिडेंस परमिट थोड़ा जल्दी से मिल जाता है, मतलब 3 से 6 महीने के अंदर आपको ये सारा प्रोसेस हो सकता है। ये है जी D1 वीज़ा। अब आते हैं D2 वीज़ा की तरफ। D2 वीज़ा बेसिकली बिजनेस वीज़ा है पुर्तगाल का, और D2 वीज़ा में क्या होता है कि आप पुर्तगाल में जाके एक कंपनी खोलते हो, मतलब इसको मैं इस तरह लूंगा कि आप एक विजिट पे गए, वहां आपने कंपनी स्टेब्लिश की और कंपनी में आपने लिखा है कि आपके पास बिजनेस प्लान क्या है। नॉर्मल जैसे कोई दुकान खोलनी हो या कोई गेस्ट हाउस खोल रहे हो या
रेस्टोरेंट खोल रहे हो, ये वाली बिजनेस जो है ना वो शायद एक्सेप्ट ना हो जाए। इसमें थोड़ा सा यूनिक आइडिया होना चाहिए आपके पास, यानी कि अगर आप फूड का बिजनेस भी खोल रहे हैं तो कोई यूनिक आइटम होना चाहिए, उसका बिजनेस प्लान ऐसा हो कि वो एक्सपेंडेबल हो, स्केलेबल हो बिजनेस, या कोई आईटी का आपके पास कोई आइडिया हो, या और जो है कोई काम हो जो थोड़ा सा यूनिक हो, यानी कि बिल्कुल आम काम ना हो, राइट, ओरिजिनल बिजनेस आइडिया हो। तो उसमें क्या है कि आप जो है पुर्तगाल के अंदर D2 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, कंपनी रजिस्टर के बाद जो है आपको एक जगह रेंट पे लेनी है, और फिर जो है इंश्योरेंस करानी है 1 साल की, और फिर बाकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जैसे मैंने आपको कहा, तो ये सारी चीजें मिला के आपने अप्लाई करना है D2 वीजा के लिए। एम्बेसी या कॉन्सुलेट से अप्लाई करते हो और आपको ये वीजा मिल जाता है 30 दिन के अंदर, और उसके बाद आप जाके वहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह देते हो तो 3-4 महीने में आपको ये रेजिडेंस परमिट मिल जाता है 2 साल का। फिर उसको आप रिन्यू कर सकते हो अगर आपका बिजनेस आप वाकई में वहाँ पे सेटल करते हो, ठीक है। फिर हम आते हैं जी D3 वीजा की तरफ। D3 वीजा जो है ना ये भी पुर्तगाल का एक आप कह सकते हो कि स्किल्ड वीजा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन ये हाईली स्किल्ड लोगों को मिलता है जिनके पास बहुत ज्यादा जो है यानी कि हाई क्वालिफाइड लोग होते हैं, डॉक्टर्स हो गए या जो है साइंटिस्ट हो गए या कोई आईटी के अंदर जो है ना बड़े टॉप लेवल के लोग हो गए, तो उनको ये वीजा मिलता है। डायरेक्टली कंपनी जो है हायर कर सकती है और उनकी तनख्वाह भी ज्यादा रखनी पड़ेगी, 2000 यूरो से ज्यादा तनख्वाह होगी तो तब ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं D3। तो इसमें आपको वो एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। फिर हमारे पास D4 वीजा है पुर्तगाल का। इसके अंदर क्या होता है कि ये स्टूडेंट कैटेगरी का वीजा है। अगर आप किसी भी जो है ना उसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है तो ये वीजा आप अप्लाई करोगे, राइट। और स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर है ना यूनिवर्सिटी का, तो ये वीजा आपको मिलेगा और वहाँ पे जाके आप रह सकते हो 1 साल से ज्यादा इस वीजा पे। और उसके बाद जी पुर्तगाल का जो D5 वीजा है ये भी स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिलती है तो उस पे आपको इस पे जा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जी पुर्तगाल का D6 वीजा है। D6 वीजा जो है ना ये फैमिली रीयूनिफिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। मसलन जब आपको कोई भी एज अ मेन एप्लीकेंट जो है आपको कोई भी वीजा मिल गया, D2 मिल गया, D1 मिल गया, D3 मिल गया, उसके बाद आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो। D6 वीजा उनको अप्लाई करना होगा। आपकी जो वाइफ है या स्पाउस है और चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ओल्ड और अपने पेरेंट्स को भी 65 ईयर्स से अबाउ जो पेरेंट्स है उनको भी इस वीजा के थ्रू आप स्पॉन्सर कर सकते हो, ठीक है। D6 वीजा। फिर हमारे पास D7 वीजा है। D7 वीजा क्या है जी? D7 वीजा पैसिव इनकम वीजा कहलाता है पुर्तगाल के अंदर। अगर आपकी इनकम जो है वो 800 यूरो से ज्यादा है पर मंथ और पैसिव है, यानी कि पैसिव से मुराद के मुसलसल आ रही है, उसका कोई भी बंद होने का चांस नहीं है, यानी ये रेंटल इनकम हो या जो है ना ये कोई फिक्स्ड आपने डिपॉजिट वगैरह किया हो, इस वीजा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। D7 वीजा है और ये नॉर्मली थोड़ा सा ओल्ड एज लोगों को मिलता है, ठीक है। ये भी काफी पुराना वीजा है पुर्तगाल का। फिर उसके बाद जी हमारे पास D8 वीजा है। D8 वीजा अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इन्होंने, पुर्तगाल ने। D8 वीजा जो है ना ये डिजिटल नोमैड वीजा कहलाता है। उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसर्स हो या ऑनलाइन काम करते हो या मतलब रिमोटली काम करते हो, किसी ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं होती, तो ये भी बड़ा जबरदस्त वीजा है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका 3100 यूरो आपका पर मंथ इनकम हो आपकी, उसका प्रूफ हो आपके पास, आपका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और ये पैसे आपके अकाउंट में आनी चाहिए मुसलसल 3 महीने 4 महीने तक, क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा, राइट। ये प्रूव करने के लिए कि आप वाकई फ्रीलांसिंग काम करते हो और 3100 यूरो से ज्यादा पैसे आप हर महीने कमा सकते हो, तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, पे स्लिप्स की सूरत में और बैंक अकाउंट की सूरत में। उसके बाद जो है ना आपको वहां पे जो है ना वो लेना पड़ता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, टैक्स नंबर वगैरह लेना पड़ता है, और आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा 1 साल का, और 1 साल के लिए जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी। और फिर आपको अपने कंट्री से जो है ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, तस्वीरें वगैरह, पासपोर्ट, और आपके पास जो है ना जो बैंक स्टेटमेंट है आपका, तो ये सारी चीजें आपने लगा के अप्लाई करना है इस वीजा के लिए एम्बेसी या कॉन्सुलेट में, राइट। इसमें 30 से 40 दिन लग जाते हैं। ये वीजा जब आपको मिलता है तो फिर जाके पुर्तगाल में आप अप्लाई करते हो रेजिडेंस परमिट के लिए। 1 से 2 महीने के अंदर आपका रेजिडेंस परमिट भी आ जाता है जब फिंगरप्रिंट्स वगैरह देते हो। 2 साल का वो होता है अपना रेजिडेंस परमिट,
उसको फिर जो है ना आप रिन्यू भी कर सकते हो, तो वो भी लीगल काउंट होता है, आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर डिजिटल नोमैड वीज़ा भी आप पुर्तगाल में रहते हो कितने साल, 5 साल तक, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट वीज़ा है पुर्तगाल का, वो है D9 वीज़ा, जिसको गोल्डन वीज़ा भी कहा जाता है। तो गोल्डन वीज़ा जो पुर्तगाल का है उसमें क्या है कि आपको इन्वेस्ट करना है 2,50,000 यूरो पुर्तगाल के अंदर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अभी पहले आप रियल स्टेट में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, कोई भी रियल स्टेट लेते कुछ जगहों पे शहरों में $2,50,000 की, तो भी ये इस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते थे D9 वीज़ा या गोल्डन वीज़ा के लिए। इसका बड़ा इजी प्रोसेस था, आपको 3 से 4 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना था, आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता, और इसमें आपको सिर्फ 5 दिन रहना था पुर्तगाल के अंदर, अगर आप रियल स्टेट के थ्रू लेते हैं। लेकिन पुर्तगाल की हुकूमत ने रिसेंटली रियल स्टेट वाला ऑप्शन खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब रियल स्टेट के थ्रू नहीं ले सकते हो गोल्डन वीज़ा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्राइसिस आ गया है हाउसिंग का, जिसकी वजह से पार्लियामेंट ने रियल स्टेट का ऑप्शन हटा दिया है। लेकिन गोल्डन वीज़ा भी मौजूद है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एक बिजनेस के अंदर जो है ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस है, मुख्तलिफ कंपनीज है, उनके अंदर जो है आप ये 3 लाख तक यूरो जो है ना इन्वेस्ट करोगे, तो फिर आप गोल्डन वीज़ा आपको मिलेगा, जिसको D9 वीज़ा भी कहा जाता है। प्रोसेस यही होता है कि आप पहले इन्वेस्ट करते हो, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अप्लाई करते हो। इन तमाम वीज़ाज़ के ऊपर मैं 1 बाय 1 भी वीडियो बनाऊंगा, और इसका पूरा प्रोसेस भी आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन से एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन अभी तो मैंने आपको जनरल आइडिया दिया है कि पुर्तगाल में आप किस तरह इमिग्रेट हो सकते हो अपने फैमिली के साथ, और अपना फ्यूचर कैसे वहाँ सिक्योर कर सकते हो। इसके अलावा आपको पता है everyvisa.pk हमारी वेबसाइट है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। वहाँ पे आप जाके तमाम जो वीज़ाज़ है उसकी विजिट वीज़ा की डिटेल्स है, किसी भी कंट्री का वीज़ा आपको चाहिए यूरोप का, तो वहाँ से आप सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देख के अप्लाई कर सकते हो खुद ही। कोई भी चीज़ हमने उसमें जो है ना नहीं छुपाई है। और हम वैसे में जो है ना, अगर आपको रियल में रिक्वायर्ड हो, कोई कंसल्टेंसी मशवरा चाहिए हो, तो उसकी हम कंसल्टेंसी भी देते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो, ईमेल पर रब्ता कर सकते हो। तो अपॉइंटमेंट के थ्रू पेड कंसल्टेंसी होती है। अगर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन है और आप कोई सिचुएशन डिस्कस करना चाहते हो, कहीं पे आप स्टक हो, तो उसके लिए अगर आपको ये चाहिए तो इसकी पेड जो है कंसल्टेंसी है। ये आप मुझसे 30 मिनट बात करके व्हाट्सएप या जूम पे, तो मैं आपके साथ बात करके आप पूरी सिचुएशन, हर बंदे की सिचुएशन अलग अलग होती है, राइट, तो सिचुएशन डिस्कस करके भी वो हम कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग ये वीडियो। इंशाल्लाह मजीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में कर। थैंक यू सो मच।